हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्राचीन भारत के हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालीन संस्कृति से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले पैट के एग्जाम में बहुत अधिक उपयोगी होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अभी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरों से सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को पूरा देखें। 20 क्वेश्चंस की हमारा टेस्ट है आज का और यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो क्वेश्चंस को हमें पूरा पढ़ना होता है। अगर हम थोड़ा अधूरा क्वेश्चन पढ़ें और बाद का क्वेश्चन ना पढ़ें तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, और आप खुश हो गए कि क्या है, कालीबंगा है या कुछ भी पढ़ के लगा दिया जल्दबाजी में, तो क्वेश्चन क्या हो, गलत हो गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है, नहीं पूछा है तो नहीं, देखिए क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और जो आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा इसका स्थल है। रोपड़ देखिए ये भी आपका स्थल है और लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है हमारा जो आपका गुजरात में है। गुजरात का लोथल स्थल बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है और ये आपका गोदीवाड़ा भी है। गोदीवाड़ा जानते हैं? गोदीवाड़ा है अर्थात ये पोर्ट है एक। अब इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है, इसका आंसर होगा हमारा, आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र देखिए मगध की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, बहुत बाद में बसाया गया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और बाद में इसे मगध की राजधानी बनाया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन हमारा जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? देखिए बनावली, चन्नूदाड़ो, सुरकोटदा और सुतका गैंडोर। देखिए क्या है इसमें, ये जो स्थल है हमारे बनावली, चन्नूदाड़ो, चन्नूदाड़ो पाकिस्तान में है, सुतका गैंडोर पाकिस्तान में है और ये जो स्थल है हमारा सुरकोटदा, इसको थोड़ा इस तरह से पढ़ लेते हैं कई बार, सुरकोटदा स्थल है, ये इसका आंसर है जहां से हमारे सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थि पंजर के अवशेष पाए गए हैं। घोड़ा जो है सिंधु सभ्यता में आपका जो है बहुसंख्यक या हम कह सकते हैं पालतू पशु नहीं था, इसलिए इसके अवशेष बहुत कम दिखाई हमें देते हैं। घोड़ा वैदिक सभ्यता का, वैदिक संस्कृति का प्रमुख पशु है, जहां आर्यों ने घोड़े के साथ रथ में जोड़कर पूरे भारत में, उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहराई थी। आंसर लगाएंगे सुरकोटदा। देखिए 2016 की परीक्षा में यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए कई तरह से वर्ड लिखा जाता है, कई बार हम इसको मोहन जोदारो भी पढ़ते हैं। ये जो स्थल है आपका वो हड़प्पा, हड़प्पा या इसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये स्थल आपका खोजा गया था हमारा 1922 में, स्थल खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थल है। अब देखिए आंसर क्या है इसका, मोहनजोदारो। अब जो जो भी हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हमें मिल रहे हैं वो अपने प्रॉपर आपके नगरीकृत स्थल में नहीं है। अब जो स्थल मिल रहे हैं वो माउंड मिल रहे हैं, ढेर मिल रहे हैं या टीले के रूप में मिल रहे हैं, अब वो खंडहर रूप में मिल रहे हैं। तो देखिए उनको क्या कहा जाता है, ऐसे स्थलों को जो गांव के पास होते हैं वहां लोग बोलते हैं उसको माउंड ऑफ डेड। तो माउंड ऑफ डेड, डेड यहाँ से देखिए पिताजी का यहाँ डैड का अर्थ पिताजी नहीं है, यहाँ डैड का अर्थ है मृत। क्या है?
मृत है, तो माउंड ऑफ डेड इसका एक अर्थ और है मृतकों का टीला। इसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला। तो इसका अर्थ होगा सिंधी भाषा में इसे मोहनजोदारो का अर्थ होता है। ध्यान है कौन सी भाषा में है? सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा में इसका जो अर्थ होगा वो माउंट ऑफ डेड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे मोहनजोदारो, और हिंदी में अर्थ होगा इसका मृतकों का टीला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में 2008 की फर्स्ट पाली में इसको पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्या होता है, 30 से 40% हमारे आपके जो होते हैं पिछली परीक्षाओं के रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। कौन सा ट्रू है? क्वेश्चन पढ़ें, देखिए ऑप्शन पढ़ें। पहला ऑप्शन है सिंधु लोग कपास, क्या है इसमें? कपास बढ़ रहा है, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु भाषी लोगों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तो देखिए अगर हम सत्य को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या थे? इनके पास अन्नागार थे। अन्नागार मतलब कहते हैं भंडार गृह। तो अन्नागार थे, भंडार गृह थे, जो अपने इन्होंने इमारतें थी इनकी, वहां पर अनाज भंडारित करते थे। ये हड़प्पा में हो चाहे मोहनजोदारो में हो, वहां इनके पास अपने भंडार गृह हुआ करते थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दूसरा कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक कवर करती थी, तो ऐसा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल तक नहीं थी। इसका पूरब में अंतिम चरण पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है, और ये पड़ता है हमारा मेरठ में। तो मेरठ तक ही विस्तृत थी हमारी हिंडन नदी, मेरठ तक ही विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आगे की ओर नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पहला वाला। देखिए पहला उत्तर तो इसका है ही है, आंसर लगा लेते हैं पहले। और चौथा क्वेश्चन देखिए, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़े के बड़े पैमाने पर पालते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ने आपको डिस्कस किया है कि घोड़े सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, वहां ज्यादा घोड़े नहीं पाले जाते थे। अब देखिए आंसर क्या होगा? चौथा भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, और डी भी गलत हो गया। अतः आंसर होगा हमारा पहला, सिंधु लोग कपास के सबसे पहले उत्पादक थे। इसलिए यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे, इसे सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी के नाम पर इसे सिंडन कहा जाता था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन हमारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2008 में आया हुआ है। किसने खोज की? ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं कि कौन से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों के खोजकर्ता, डिस्कवरर कौन रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, उत्तर देखें। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, और SR राव, और RS बिष्ट, ये चार नाम दिए गए हैं। इनमें से जो हमारे लोथल को खोजने वाले व्यक्ति हैं वो हैं SR राव। तो SR राव ने लोथल की खोज की। लोथल जो हमारा स्थल है, लोथल देखिए गुजरात में है, और ये बंदरगाह नगर था हमारा हड़प्पा का। तो हड़प्पा का सबसे प्रमुख बंदरगाह, या क्या हम तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हड़प्पा का कौन सा है? तो वो लोथल है। यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें पोर्ट या बंदरगाह प्राप्त हुआ, जहाँ से आपके जहाजों के द्वारा ये सिंधुवासी लोग व्यापार अपना करते थे। ये हमारा आंसर आएगा लोथल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऐसा क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि देखिए हड़प्पा जो नगर थे हमारे, उनकी विशेषता ये थी कि ये सामान्यतः 2 भागों में बटे थे।
एक होता था हमारा पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दो भागों में बटे होते थे हमारे। ये स्थल जो पश्चिमी टीला है उसे कहा जाता था दुर्ग नगर, उसे कहा गया दुर्ग नगर, और इसे कहा गया निचला नगर। निचला नगर अर्थात सामान्य नगर हुआ करता था। लेकिन एक नगर ऐसा है, एक हमारी साइट ऐसी है जहां पर नगर तीन भागों में पाया गया है, और उसका आंसर है हमारा धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बताएं थोड़ी सी बात आपको। तो धौलावीरा देखिए आपका गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। और यहाँ से हमें एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। क्या 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 प्राप्त हुआ है? साइन बोर्ड। तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो संभवतः नगर के किसी द्वार पे लगाया जाता होगा और दूर से दिखाई देता होगा, और इसमें संभवतः कुछ भी लिखा हो सकता है, वेलकम या कुछ और। तो वो है। एक क्वेश्चन और आता है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं, धवल। कहाँ से वर्ड आया ये? धवल से वर्ड आया है, सफेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। एक और बात देखिए धौलावीरा से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यहाँ से हमें डैम के, किसके? तो यहाँ से हमें डैम या बांध बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दुनिया का पहला ऐसा नगर, पहले ऐसी साइट जहाँ पर इंसानों ने पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए डैम्स बनाए और उसकी सप्लाई शहर में पूरा किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत समझदार लोगों द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी, जिसके प्रमाण हमें आज प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम देखिए दुनिया पानी की समस्या से जूझ रही है, उस अवस्था में आज से इतने साल पुराने लोग हमारे, जिनके पास तकनीक का अभाव था और उन्होंने इतनी विस्तृत, इतनी बढ़िया, इतनी शानदार पानी के कंजर्वेशन की तकनीक विकसित की, वो आज के लिए हमारी ये मिसाल है। तो आंसर लगाएंगे धौलावीरा, ठीक है। तीन भागों में विभाजित थे, बाकी हमारे नगर जो मिलते हैं वो दो भागों में डिवाइड मिलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन अगला। तो ये कह रहे हैं सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? अब देखिए किस युग की सभ्यता, देखें क्या ऑप्शन पढ़ें। ये कह रहे हैं प्राग ऐतिहासिक युग। तो प्राग ऐतिहासिक युग जो होता है वो युग होता है जिसमें लिपि, या हम कह सकते हैं जिसमें लिपि का विकास ना हो, या हम यूं कहें जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो। तो जब किसी मानव सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस प्राप्त ना हो, तो उस सभ्यता को आज क्या बोलेंगे हम? उस सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता में आपकी लिपि है, क्या है? लिपि पाई गई है। दूसरा ऑप्शन हमारा है आध ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक से क्या है? आध ऐतिहासिक है। और वो कैसे है? इसमें कहते हैं कि लिखित साक्ष्य या लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। तो ऐसे पढ़ी नहीं गई है। तो लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य अभी हमारे पढ़ने योग्य नहीं हो पाए हैं। हम उतने कैपेबल नहीं हो पाए कि हम पढ़ सकें, या यूं कहें कि ऐसा कोई दुभाषीय साक्ष्य नहीं मिला है, कोई ऐसा जिससे हम इसको पढ़ सकें। कोशिश जारी है इसे पढ़ने की, लेकिन संभव नहीं हो पाया है। और इसलिए हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी की, वो जो सभ्यता है वो कहाँ रखी जाती है? आद्य युग में रखी जाती है। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि लिपि हमारे पास है। तो सिंधु की जो सभ्यता की लिपि है वो आपकी चित्रात्मक है। कैसी है? देखिए भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसमें चित्र बने हुए हैं और कुछ ना कुछ भाव दर्शाते हैं। ऐसे लगभग 400 हमारे पास साइन हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अभी इनके लिए पढ़ने की प्रक्रिया, कोशिश जारी है, संभव अभी सफलता प्राप्त
हो नहीं पाई है, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी देखिए, ऐतिहासिक युग कहते हैं वह युग जिसमें इतिहास का लेखन हुआ हो और वो लेखन हमारे पढ़ने योग्य है, तो उसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर लगाएंगे आप आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ें। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। नगर है ये हमारा कालीबंगा, दूसरा दिया है धोलावीरा, लोथल और मोहनजोदारो। तो देखिए, कालीबंगा जो है हमारा, अभी मैंने बताया था आपको, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा इसका आंसर है। कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ इसको हम कहते हैं, इसका अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। और इसे हम देखिए, यहाँ से हमें अग्नि वेदिका भी मिली है। तो यहाँ से एक एल्टर मिला है, एक एल्टर या अग्नि वेदिका मिली है। कहाँ से? कालीबंगन से। और ये राजस्थान में बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है। अब देखिए, धोलावीरा हमने पढ़ा था कहाँ पर, गुजरात में। इससे क्या क्या मिला हमने देख लिया। लोथल हमारा गोदीवाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। और मोहनजोदारो से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, है ना। अगले क्वेश्चन से देखेंगे, तो ये इसका आंसर लगाएंगे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़े अगला, और ये कह रहा है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, एक नगर हम देखें, मोहनजोदारो। इसका आंसर लिख लें पहले, तो इसका आंसर है मोहनजोदारो, आंसर है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं? एक तो हमें मिला है स्नानागार, तो विशाल स्नानागार है जहां पर लोग इकट्ठा होकर, संभवतः सभी लोग इकट्ठा होकर सामूहिक स्नान करते रहे होंगे। आयताकार फ्रेम में बना हुआ है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, पक्का बना हुआ ईंटों का। एक साइड में कुआं है, एक साइड में इसके, तो इस तरह से ये बनाया गया है जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, एक साइड में कुआं है, एक साइड से पानी निकलने के लिए इसका निकास है, पानी का निकास है। साथ ही साथ बराबर में पुरोहित आवास बने हुए हैं। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि ये किसी धार्मिक आयोजन के लिए तैयार किया गया था। स्नानागार कहाँ है? हमारा मोहनजोदारो में है। दूसरा देखिए, यहाँ मिला है हमें विशाल विशाल अन्नागार, तो विशाल अन्नागार हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए, पशुपति शिव की मूर्ति हमें यहाँ प्राप्त हुई है, पशुपति शिव की एक मोहर यहाँ प्राप्त हुई है। इसलिए और बहुत सी चीजें यहाँ से मिली हैं। और देखें तो सूती कपड़े का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस तरह से आपके और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदारो इसका आंसर है। कहाँ से? तो ये मोहनजोदारो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह हम देखिए, इस पर पहले ही काफी सारे आंसर हम आपके जो कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधा आंसर है लोथल। ठीक है, तो लोथल इसका आंसर होगा। ये बंदरगाह नगर है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं स्पष्ट रूप से धार्मिक विश्वास रखते थे और उन्हें पारलौकिक चीजों पर विश्वास था। जैसे हमें बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और ये जो लोग हैं सभ्यता वाले, ये जो यहाँ के कहीं भी सभ्यता के लोग हों, जो प्राचीन लोग थे, वो अधिकांश स्टार्टिंग उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा से की, और फिर वो धीरे धीरे अपने और अन्य देवी देवताओं की ओर आपके बढ़े हैं। जैसे इसमें देखें तो विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा या पशुपति, इनमें से सबसे जो प्रमुख देवता हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पूजे जाते थे, वो हैं हमारे पशुपति। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, पशुपति शिव की मोहर मिली है हमारे मोहनजोदारो से, और भी कई जगह उनका अंकन प्राप्त हुआ है। इस तरह से आंसर क्या है? पशुपति शिव है इनके आंसर। देखिए, और देखिए कि कई जगह मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, कुंवड़ वाले सांड का चित्रांकन मिला है। ये सारे साक्ष्य जो हैं
शिव परिवार की ओर संकेत करते हैं। तो विदेश मंत्रालय की 2010 की वेबसाइट के अनुसार भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव और पार्वती की पूजा की जाती थी। तो आंसर होगा इसका पशुपति। ये जो देवता है हमारे इंद्र वैदिक काल का प्रमुख देवता है, और विष्णु और ब्रह्मा जी की जो प्रतिष्ठा है वो वैदिक काल उसके बाद स्थापित हुई है। तो सबसे प्राचीन देवता जो है वो पशुपति शिव है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, तांबा का वो उपयोग करते थे कि तांबा को मिलाकर इन्होंने, तांबा में टिन मिलाकर इन्होंने कांसा बनाया। और हड़प्पा सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहला ऑप्शन तो ये सही है। स्वर्ण की बात करें तो देखिए, अभी अभी हाल ही में हम देखें राखी गढ़ी में सोने की भट्टी मिली है। तो राखी गढ़ी की मैं बात बताऊं आपको। राखी गढ़ी देखिए हरियाणा में है और भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट है आपकी राखी गढ़ी। और यहाँ पर अभी अभी हमारे सोने के भट्टी यानी सोना पिघलाने की भट्टी हमें प्राप्त हुई है। इसका मतलब सोने से वो परिचित थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये ऑप्शन भी इसमें आपका नहीं आएगा। चांदी की हम बात करें तो कहा जाता है जो हड़प्पन है चांदी के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने चांदी का उपयोग किया। तो ये ऑप्शन, अब आपका आंसर जो बचा, हमारा ऑप्शन जो बचा वो है लोहा। लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। इसकी खोज लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है। 1000 ईस्वी पूर्व में इसकी खोज हुई है। ठीक है। 13 देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो देखिए, अधिकांश जो है पीले रंग का उपयोग नहीं किया गया है ना, इनका उपयोग नहीं किया गया है। या तो लाल का या फिर आपका जो है काले रंगों का उपयोग अधिकांश किया गया था। तो यहाँ आंसर हमारा है लाल रंग का। तो आंसर है लाल रंग का। इन्हें हम बोलते थे लाल मृदभांड। तो लाल मृदभांड कहलाते थे। लाल मृदभांड बर्तनों का उपयोग किया गया हमारे हड़प्पा सभ्यता में। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन यहाँ में प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विशाल अन्नागार किस पुरातन स्थल का पाया गया? तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीधा सा आंसर बताइए। तो आंसर सीधा सा आपका है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आंसर है। मोहनजोदारो में आपका मिला है विशाल अन्नागार, जहां पर बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण किया जाता रहा होगा। और ये लगभग आपका जो है पूरे सभ्यता के लिए या फिर शहर की सप्लाई के लिए सरकारी प्रयास रहा होगा विशाल अन्नागार का। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मानी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो तिथि मानी गई है 3000 से ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 2800 से 1200 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व और 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। देखिए, विभिन्न विचारकों ने, इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन जब से हमारी कार्बन डेटिंग की शुरुआत हुई है, खोज हुई है और इसके अनुसार एज निकालने का आरंभ हुआ है, तब से ये स्पष्ट हो गया कि सभ्यता कब से कब तक रही है। लेकिन फिर भी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन और बड़ी सभ्यता माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। कार्बन डेटिंग के अनुसार जिसका जो उच्च काल है ना, तो उच्च हड़प्पाई काल जो कहलाता है हमारा, वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व कहलाता है। ये उच्च हड़प्पाई काल है जहां हड़प्पा सभ्यता अपने पूरे वैभव पर थी। 1700 में इसका विनाश आरंभ हुआ और 200-300 सालों में हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से पतन हो गया। लेकिन आरंभ जो होता है वो लगभग 3.5 से 4000 बीसी के आसपास इसकी मान्यता है। तो लगभग हम कहते हैं 6000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता है। तो वो आरंभ है। लेकिन उच्च हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा जाता है तो हम लगाएंगे 2300 से 1700 बीसी, इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीन पुराण जो हमारा है मत्स्य पुराण है। आंसर इसका सीधा मत्स्य पुराण होगा। क्यों होगा? देखिए, विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण आपकी हमारी माइथोलॉजी में, हमारी पुरानी कथाओं में बहुत ज्यादा ये कथा प्रचलित है कि देखिए, सबसे पहले
इस पृथ्वी पर एक प्रलय हुई। उस प्रलय में भगवान विष्णु ने मनु को आदेश दिया, वो नाव में बैठकर समस्त प्राणियों को एक एक जोड़ा और अपने जो भी डीएनए या बीज हैं वो इकट्ठा करके बैठ जाएं, और विष्णु मछली रूप धारण करके उस नाव को चलाते रहेंगे। जब पानी बैठ जाएगा, जमीन ऊपर आ जाएगी, तो फिर से संसार को संचालित करने के लिए जो बचे हुए लोग हैं वो इसको दोबारा से संसार को चलाएंगे। तो इसका जो आंसर हमारा वो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण भी ये पुराण है। बात करें पुराणों की, तो देखिए पुराण जो है हमारे 18 हैं। कितने हैं? 18 पुराण हैं, जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। भविष्य शैली में लिखे गए पुराण है, 18 पुराण हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण रहेगा मत्स्य पुराण। 17 क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो देखिए समाज में जब राजनीति का स्थापना हुई तो उसे चलाने के लिए न्याय सिद्धांत गढ़े गए, संविधान लिखे गए, और उन संविधानों में बात हुई जब न्याय होगा तो अपराधियों को दंड भी दिया जाएगा, तो दंड विधान, दंड संहिताएं भी लिखी गई। तो देखिए हमारी जो प्राचीन दंड संहिताएं हैं उसमें सबसे प्राचीन दंड संहिता है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन दंड संहिता है मनुस्मृति। इसे हम कह सकते हैं पहला संविधान इसको कहा जाता है। तो पहली किताब है जो राजनीति पर है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो बातें हैं। तो इसमें दंड विधान दिया गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं हमारे कौटिल्य, जिन्हें विष्णु गुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य कहा जाता है, ये इसके लेखक हैं। इसमें भी मौर्यकालीन पूरी समाज के बारे में, राजनीति के बारे में बताया गया है, और दंड नीति के बारे में बताया गया है। न्याय मीमांसा भी आपका दंड सिद्धांत बताता है। तो आंसर क्या लगाएंगे? अब आंसर लगाएंगे आप इसमें सभी, ये सभी हमारे इसमें आंसर होंगे। तो इन सब में भारतीय प्राचीन काल से दंड विधान की बातें की गई हैं, न्याय की बात की गई है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए। 18 पढ़े से निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो देखिए ज्ञान का सिद्धांत क्या है? ज्ञान का सिद्धांत तो वैसे तो यही है कि पढ़ते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आप सफल होने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बस ये है कि उचित ज्ञान, सही ज्ञान की दिशा में बढ़ते रहिए, है ना। और इसके लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट को सराहिए। आगे बढ़ने के लिए अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, है ना। क्वेश्चन देखें, कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है? तो देखिए योग दर्शन, आपको योग दर्शन है। योग दर्शन बात करता है कि योग के द्वारा हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत दर्शन आपके अलग दर्शन है, और सांख्य दर्शन है प्राचीन, सबसे प्राचीन दर्शन हमारा, सबसे प्राचीनतम दर्शन यहाँ पर सांख्य दर्शन है। तो देखिए ज्ञान पर बल देता है हमारा उपनिषद। उपनिषद कहते हैं कि देखिए जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं उन पर अपने बुद्धि से, ज्ञान से आपका उन्हें सॉल्व करके उनको आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल होके आगे बढ़िए। तो ये इसमें आंसर आएगा हमारा उपनिषद। देखिए कुछ आपके जो वर्ड आए हैं इसमें बता दूं आपको मैं। उपनिषद जो वर्ड आया है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो गुरु के समीप, तो उपनिषद क्या है? वो ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठ के प्राप्त किया गया है, इसलिए ये ज्ञान है। और दूसरा देखिए कितने सारे हैं, ये 108 हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं। ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जो है मुंडकोपनिषद। कौन सा है? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। देखिए दर्शन आया इसमें, तो दर्शन की संख्या देखें। भारतीय जो कुल दर्शन है हमारे वो कितने हैं? तो भारतीय कुल दर्शन की संख्या 9 है। कितने हैं? 9 दर्शन है, जिनमें से 6 दर्शन जो है हमारे, 6 दर्शन कहलाते हैं हिंदू दर्शन। तो 6 हिंदू दर्शन कहलाते हैं। इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं, जो ईश्वर की बात को स्वीकार करते हैं, जो किसी न किसी स्तर पर ईश्वर को, वेदों को मानते हैं। जो वेदों को मानते हैं वो षड दर्शन है। बाकी 3 दर्शन और हैं, जिसमें चारवाक और आपके बौद्ध और जैन, ये 3 दर्शन और हैं। इस तरह से तो दर्शन की संख्या कितनी है हमारी?
ये 6 रहेगी। सबसे प्राचीन दर्शन हमारा रहेगा सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन है ना आपका कपिल मुनि का। और योग दर्शन देखिए पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन हमारा है शतपथ ब्राह्मण और ततर ततर ब्राह्मण जो है वो किसके, ततर ब्राह्मण किसके किसके मूल पाठ हैं, किसके मूल पाठ हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, वेद हमारे कितने हैं, देखिए चारों चारों वेद दे रखे हैं। ये वेद हमारे पास 4 हैं, एक तो है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद हैं, ध्यान रखें 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं जो गा के स्तुति करके आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं। यजुर्वेद है, सामवेद में वही ऋचाएं गाकर संगीत से हम उनको फैलाते हैं, तो सामवेद संगीत का जनक है। और अथर्ववेद देखिए टोने टोटके, जादू टोना, औषधीय विज्ञान का, आयुर्वेद का जनक है। वहीं यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान हमारा वेद है। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। और वेदों को और अधिक समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। उपनिषद, संहिता, अरण्यक। अरण्यक से क्वेश्चन आता है कि अरण्यक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है वनों में रचा गया, वनों में रचा गया साहित्य अरण्यक कहलाता है, ठीक है ना। वनों में रचा गया साहित्य अरण्यक कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों को डिफाइन करने के लिए और अधिक विस्तृत करने के लिखे गए वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे गद्य शैली में लिखे गए ताकि और अधिक तरीके से लोगों तक आपके वेदों को पहुंचाया जा सके, ज्ञान को पहुंचाया जा सके। तो ये हमारे सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन आपको मैंने आज दिए हमारी प्राचीन आपके हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से। इनको इसका विश्लेषण करें, देखें इसको और अपने आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।